हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूपीएससी मेंस एंथ्रोपोलॉजी के लिए हिडन टॉपिक्स। आप सोच रहे होंगे हिडन टॉपिक्स का क्या मतलब है, हमें ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। और अगर मैं बोल रही हूँ वीडियो देख के कि आपको सिलेबस एनालाइज करना चाहिए, तो क्यों करना है और कैसे करना है, और हम कैसे पीवाईक्यू को अपना टूल बना सकते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। अगर आप एक बिगनर हैं या फिर बहुत बार अटेम्प्ट दे चुके हैं बट पेपर में कुछ खास मार्क्स नहीं आ रहे और अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं और नहीं समझ आ रहा कि कैसे स्कोर इम्प्रूव करें, और आप एक बिगनर हैं और आपको एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स बनाने हैं एंड आपको नहीं समझ आ रहा तैयारी कैसे शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो है। एंड तक वीडियो देखना। बहुत शॉर्ट क्लिप्स रखी हैं ताकि ना ही आपको कन्फ्यूजन हो एंड आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता रही हूँ, इन केस आपको कोई छोटा सा भी आपको लगता है कि सिली डाउट है, बट वो सिली डाउट नहीं होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको शायद नहीं पता होगा बट या आपने पीवाईक्यूज़ देखे होंगे, तो यूपीएससी जो पूछता है वो ना सिलेबस की ही लाइक वर्डिंग्स वगैरह से पूछता है। आपने ये चीज़ बहुत टॉपर से सुनी भी होगी कि यू हैव टू जस्ट लुक आफ्टर दी सिलेबस एंड सिलेबस के हर उस पर आप हर टॉपिक पे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, अच्छी अपना एक नोट प्रिपेयर कर लो एंड यू आर डन विद द वर्क। बट स्टिल अगर आप पीवाईक्यूज़ देख रहे हो तो पीवाईक्यूज़ वो नहीं आते, मतलब क्वेश्चंस वो नहीं है जो हमें बोला जा रहा है, मतलब टॉपिक से डायरेक्टली नहीं है। वाई? क्योंकि वहाँ पे होते हैं हमारे कुछ हिडन टॉपिक्स। हिडन टॉपिक्स होता वही है बट कुछ उन्हीं उन्हीं टॉपिक में से जो यूपीएससी ने दिए हैं उसमें से कुछ हिडन टॉपिक्स निकलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज 1.1 1.2 चैप्टर वाइज बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको उसको डिटेल में पढ़ना है और कितना डेप्थ में पढ़ना है। बिकॉज ऑब्वियसली एक समुंदर है, एंथ्रोपोलॉजी इज़ नॉट अ छोटा सा सब्जेक्ट, इट्स समुंदर, एक बहुत बड़ा समुंदर है ना। एंड हमें सिर्फ उतना ही पार्ट करना जितना यूपीएससी की डिमांड है। हम एक्सेस में करेंगे तो भी हमारा लॉस है और अगर हम कम करेंगे तो भी हमारा ही लॉस है। तो हमें ये इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक पे कितना टाइम देना है एंड उस टॉपिक को कितनी डेप्थ से पढ़ना है और कितना नोट्स जो है आपको बनाने हैं। अब आता है कि हमें सिलेबस को ही क्यों देखना है। जैसे मैंने बोला आपको कि सिलेबस यूपीएससी ने दिया हुआ है, तो क्योंकि अब जब यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है तो ऐसा एक मिथ है कि एवरीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर द यूपीएससी सिलेबस। ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी ने एक डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है, हमें उस सिलेबस को जस्ट अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से समझना है और अपने सिलेबस के साथ पीवाईक्यूज़ को मिला के उसे एज अ टूल यूज़ करना है टू क्लियर आर यूपीएससी एग्ज़ाम। बस इतना सा करना है हमें, सिलेबस को और पीवाईक्यूज़ को दोनों चीज़ को साथ में लेके अब वो करना है। अब आप सोचोगे कि अब मैम एनालाइज करने में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपके लिए बहुत इजी चीज़ लेके आई हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि हर टॉपिक वाइज आपको क्या क्या नोट बनाना है, क्या क्या लिखना है। जस्ट टेक आउट योर पेन एंड कॉपी एंड जस्ट अपने लिखते रहो कि हमें इस टॉपिक में, जैसे 1.1 में ये टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, हर टॉपिक पे 1 या 2 पेज का नोट बना लो एंड योर वर्क इज़ डन। बिलीव मी, उसके अलावा आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट लुक आफ्टर दी एंथ्रोपोलॉजी के जितने भी न्यूज़ आती हैं, न्यूज़ आप ऐड कर सकते हो वहाँ से। तो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपको थोड़े से टिप्स देना चाहूँगी कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, लाइक कैसे एंथ्रोपोलॉजी के लिए स्टार्ट कर सकते हो। अगर इन केस आप फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सिलेबस, तो मैं आपको बोलूँगी ध्यान से, पहले तो अपना सिलेबस अपने पास रखो, ऑब्वियसली पीवाईक्यूज़ रखो, ऑब्वियसली मेरे जो भी लिस्ट के टॉपिक्स हैं, जो भी मैं टॉपिक्स की लिस्ट दे रही हूँ वो उनको अपने पास में रखो। दूसरी चीज़, आपको एक नोट बनाना है हर टॉपिक पे एंड देन उस नोट को बनाना कैसे है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैम नोट मेकिंग कैसे करनी है। ऑब्वियसली हम वीडियो देख लेंगे या फिर हम कोई भी, आप लगा लो कोई भी हमने रेफरेंस बुक उठाई, अम्बर अम्बर उठा ली, या उसको पढ़ना कैसे है। और अगर हमने वो बुक उठा ली तो आप उस बुक को उठा के फिर नोट में क्या एक एक लाइनें लिखने लग जाए, नो। आपको जब भी एंथ्रो के नोट्स बनाने हैं तो आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि वो लेयरिंग में हो। मतलब आपको फर्स्ट इंट्रो लिखना है,
ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, ये हर कोई बताता है ऑब्वियसली, इंट्रो कंक्लूजन आपको पता भी चल गया होगा। बॉडी में हमें क्या लिखना है, बॉडी में ना हमें जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या बोला है। इंट्रो में आपको थोड़ा अलग करना है, तो यू शुड मेंशन कि वाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक इन एंथ्रोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल रिलीजन एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, तो हम वाई रिलीजन वी आर स्टडिंग रिलीजन इन एंथ्रोपोलॉजी। हम रिलीजन आप लिखोगे कि हम इसलिए नहीं पढ़ रहे टू प्रूव कि एथीस्ट बेटर है या थीस्ट बेटर है, वी आर जस्ट रीडिंग एंथ्रोपोलॉजी में रिलीजन, क्योंकि हमें देखना है कि जो लोग हैं वो अपने रिलीजन को एज अ कल्चर बना के क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, वो रिलीजन को करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें करते हैं। जैसे कुछ नेचर से प्यार करते हैं तो नेचर को ही अपना एज अ रिलीजन टूल बना लेते हैं। ठीक है, कैसे हमारा रिलीजन जो है वो इवॉल्व हुआ है, तो हमें इंट्रो में, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द टॉपिक ऑब्वियसली, बट तो इंट्रो में हमें कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि हम एंथ्रोपोलॉजी में उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। एंड कंक्लूजन में हम कुछ रियल लाइफ अभी रीसेंट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 का लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी मैसिव, इट इज़ ऑन अ मैसिव लेवल हिट था एंड इसने कल्चर, ह्यूमन कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, तो वहाँ पे वो लिख सकते हैं। दिस एक्चुअली क्या है, जो आपका स्टैटिक सब्जेक्ट है वो उसको जस्ट डाइवर्सिफाई कर देगा। ठीक है, एंड अब रही बात हमारी बॉडी की, बॉडी के अंदर आप फॉर एग्जांपल मैं रिलीजन का ही लेती हूँ, तो डिफरेंट अप्रोचेस और डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उस बारे में क्या कहा है, आप वो जो है वो अपने बॉडी में लिखोगे। मैं आपको बाकी टॉपिक वाइज बताती हूँ कि कैसे करना है। स्टार्टिंग विद हमारा फर्स्ट टॉपिक मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये एक टॉपिक ऐसा है जो टॉपर्स भी यही बोलेंगे, आप खुद भी ये टॉपिक सबसे पहले छोड़ दोगे, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको नहीं पता चलता, बट इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आ रहा, इनडायरेक्टली आ रहा है। तो आपको ये सॉल्व कैसे करना है, मतलब इसके अंदर आपको किस किस चीज़ के नोट बनाने हैं। सबसे पहले तो आपको एंथ्रोपोलॉजी लेना है। मैंने सबसे पहला टॉपिक इसलिए ये उठाया बिकॉज आई नो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस टॉपिक को छोड़ के ही जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमने कर तो लिया, नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको एंथ्रोपोलॉजी की डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट की डेफिनेशन लिखनी है, उसको होलिस्टिक और एटामोलॉजिकल, इस व्यू से लाइक ये होलिस्टिक अप्रोच है और ये टाइमोलॉजिकल अप्रोच है, इन दोनों अप्रोचेस से आप लिखोगे कि एंथ्रोपोलॉजी को कैसे देखा जा रहा है। देन उसके बाद आप लिखोगे कि इसका रेलेवेंस क्या है, मतलब होलिस्टिक अप्रोच का रेलेवेंस क्या है एंड टाइमोलॉजिकल अप्रोच का रेलेवेंस क्या है एज ऑफ नाउ। उसके बाद आप स्कोप के अंदर लिखोगे कि कैसे हमने एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ किया है, हम कितनी डाइवर्सिफाइड फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप एग्जांपल्स दोगे। और साथ में ही आप ये भी मेंशन करोगे कि हम एंथ्रोपोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम आगे फ्यूचर में जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो एंथ्रोपोलॉजी एज अ टूल हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम कहाँ नई नई फील्ड के अंदर एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, आप वो स्कोप में लिखोगे। उसके बाद आता है डेवलपमेंट लिखने से पहले इसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा हिडन टॉपिक है जो हमें नहीं पता चलता, दैट इज़ हमारा एवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कि हमारा एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ है। हमारा फॉर्मुलेटरी फेज़, हमारा कंस्ट्रक्टिव फेज़, हमारा क्रिटिकल फेज़, हमारा बीच में कंडक्टरी फेज़, ये जो चारों फेसेस हैं, या फिर आप 3 फेज़ विद्या भारती LP विद्या भारती की अगर आप वो देखते हो क्लासिफिकेशन, तो आप उनके हिसाब से जो भी लिखो 3 स्टेज या 4 स्टेज, तो आप 3 स्टेज क्लासिफिकेशन लिख रहे हो तो उसमें लिखो टॉपिक वाइज कि आपने जैसे फॉर्मुलेटरी फेज़ के बारे में लिखा, तो फॉर्मुलेटरी फेज़ में आप लिखो कि वो फेज़ कब से लेके कब तक था, उस टाइम पे कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट इमर्ज करे, उन्होंने कौन सी मेथडोलॉजी फॉलो करी उस अप्रोच तक पहुंचने के लिए, मतलब ये फेस उन्हें देने के लिए। ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे वो क्या मेथडोलॉजी फॉलो कर रहे थे। उसके बाद उसका क्रिटिकल एनालिसिस दो कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें नहीं की। ठीक है, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट फेज़ लो। नेक्स्ट फेज़ जितना बड़ा होता है ना, ये कर लो, कोई बात नहीं, डाइवर्सिफाई कर लो इस फील्ड को, इस टॉपिक को, बिकॉज अगर आपसे एक ही फॉर्मुलेटरी फेज़ बोल गया तो आप 10 नंबर का लिख पाओ। ठीक है, और अगर किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बोला कि, तो उसके बाद एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि उसने क्या किया था। तो अगर इसके एक एक फेज़ के भी आपके डिटेल नोट्स बन रहे हैं, एक डेटेड पेज के, तो डोंट वरी, यू जस्ट कैन हेल्प योरसेल्फ, और आप इनके फेसेस के अलग अलग नोट्स बनाओ, लिखो कि आज
क्या उनकी स्टडीज़ आज कुछ काम आ रही है, ये वाला पॉइंट ज़रूर ऐड करना। आप अगर एंथ्रोपोलॉजी में दूसरों से एज लेना चाहते हो तो यू हैव टू मेंशन दिस कि आप लाइक अभी रिसेंट टाइम में उसका क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको एवोल्यूशन लिखना है। एंड एक और ट्रिक बताती हूँ इसके लिए, आप साथ में ना जैसे जब भी लिखो तो ना ऐसे ईयर बनाना एंड ईयर को बॉक्स में लिखना एंड देन वहाँ पे लिखना, देन एक और ईयर बनाना देन उसको लिखना, ठीक है। ऑल्सो इसी के अंदर आप थोड़ा सा इंडिया वाला भी लिख लेना, आपको पेपर 2 में थोड़ी हेल्प मिलेगी, काम जल्दी हो जाएगा पेपर 2 में। इंडिया का भी लिख लेना कि इंडिया का फेस डायरेक्टली, मतलब साइड बाय साइड ही इंडिया में क्या क्या चल रहा था, तो कंपेयर करना भी इजी हो जाएगा, बार बार एनर्जी भी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। जो भी डाटा मिले एक वर्ल्ड लेवल का लिख लेना एंड देन इंडिया लेवल का लिख लेना। ऑल्सो राइट इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारी कंट्रीज थी जो कॉलोनाइज हुई थी एंड हाउ कॉलोनाइजर्स ने वो मतलब कॉलोनाइजेशन ने एंथ्रोपोलॉजी को कैसे इमर्ज किया एज एन सब्जेक्ट और कैसे वो डाइवर्सिफाई हुआ, ठीक है। तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो आप ये ज़रूर नोट बनाना कि इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइज़र ऑन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये आपको इन सारे लाइक फर्स्ट टॉपिक में करना है। मीनिंग में आपको 2 अप्रोचेस पढ़नी है, हॉलिस्टिक एंड एटमोलॉजिकल। आपको सारे डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट की अप्रोचेस लिखनी है कि डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एंथ्रोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन दी। एंड देन स्कोप में आपको लिखना है कि कैसे आप ना यूनिवर्सल स्कोप लिखो कि प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, प्रेजेंट, फ्यूचर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी को। देन डेवलपमेंट में आप लिखोगे कि कैसे हमारा ओरिजिन हुआ है और कैसे डेवलप हुई है। एंड उसके बाद आप फ्यूचर में लिखोगे कि हम फ्यूचर में एंथ्रोपोलॉजी को किस किस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए कम से कम अपने पास 250 से 300 वर्ड्स का हिस्से तैयार करोगे कि फ्यूचर में हम एंथ्रोपोलॉजी को डिफरेंट फील्ड्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो आप साथ में एक्शन वर्सेस अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का भी नोट हाथ के हाथ इसमें बना लोगे। इज़ इट ओके? इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, बट अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स दी सॉरी थोड़ा ग्लिच हो गया। मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। ये हमारा सेकेंड 1.2 है। अब इसमें क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी को हमें डिफरेंट फील्ड्स में कंपेयर भी करना है और सिमिलैरिटीज़ भी बतानी है। तो हमें डिफरेंट फील्ड्स में देखना है, सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़ में आप पॉलिटिक्स से कंपेयर करोगे, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिक्स को, और इकोनॉमिक्स से कंपेयर करोगे। ये दोनों तो आपको करना ही करना है ह्यूमैनिटीज़ में ऑन अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है। तो इसके साथ में ही आप आर्कियोलॉजी को भी कंपेयर करोगे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से। आप ये सोच रहोगे कि ये करना कैसे है मैम, क्यों, इसका मतलब क्या? पहले तो मैं इसका आपको मीनिंग ही क्लियर कर दूँ। हमारा ना एक्चुअली इकोनॉमिक्स, अगर मैं इकोनॉमिक्स एज अ फील्ड बात करूँ तो हम देखते हैं कि हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी। हम इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं। हम जब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारा जो लाइक एक डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वो अपनी इकोनॉमिक के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपनी अपब्रिंगिंग के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या मीन्स यूज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत ही फेमस सुना होगा, मेलिनोस्की एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्टडी करी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टडी किया कि कैसे सोसाइटीज़ जो हैं वो डिफरेंट इकोनॉमिक अफेयर्स उठाती हैं टू फॉर देयर लाइफ, मतलब वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक टूल बनाती हैं किनशिप रिलेशंस बनाने के लिए, कैसे सोशल रिलेशंस बनाने के लिए, है ना। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था इकोनॉमी का। वैसे ही आपको मतलब ऐसे डिफरेंट फील्ड से आपको करना है। एंथ्रोपोलॉजी का पहले आप सोशल साइंस से रिलेशनशिप बताओगे कि उसका रिलेशनशिप क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। ऑब्वियसली हर कोई सब्जेक्ट एक हमारा अलग अलग सब्जेक्ट तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो ओवरलैप कर रही होती हैं। तो आप पहले शो करोगे कि ना, जैसे ये टेबल बनाना है हमें, मतलब कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनाना है हमें। पहले तो हम ये दिखाएंगे कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप ये भी वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हो। ऑब्वियसली दिस विल
दिस विल गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द टीचर कि हम लाइक ऐसे शो कर रहे हैं, हमने टॉपिक को समझा है कि पहले तो हम सिमिलैरिटीज़ बता रहे हैं एंड देन उसके बाद डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये तो सब करने वाला है, आप इसमें डिफरेंट क्या करोगे, आप ना इसके अंदर लिखोगे कि हम आज की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोशल साइंस प्लस एंथ्रोपोलॉजी के साथ मिला के कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे एज अ टूल उसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज प्लस एंथ्रोपोलॉजी, वैसे ही मेडिकल साइंसेज प्लस एंथ्रोपोलॉजी, उन दोनों को साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ प्लस एंथ्रोपोलॉजी, इन दोनों को एज अ टूल साथ में यूज़ करके हम कैसे रिसेंट टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसका एक नोट बनाओगे, आखिरी में 4 से 5 लाइनें जो है आप इसकी लिखोगे। आई होप आपको ये समझ आया कि हमें क्या करना है। जस्ट कोई भी सब्जेक्ट जैसे बिहेवियरल साइंस ले लिया या लाइफ साइंसेज ले लिया, मेडिकल साइंसेज ले लिया, तो हमें पहले तो डिफरेंस क्रिएट करना है कि यही है, फिर उसके बाद हमें सिमिलैरिटीज़ लिखने हैं, हमें एग्जांपल्स लिखने हैं कि इससे उस पर सिमिलर है, देन उसके बाद लिखना है कि हम इन दोनों टूल्स को यूज़ करके, दोनों ही सब्जेक्ट्स को यूज़ करके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व लाइफ की रीसेंट प्रॉब्लम्स, या कैसे हम डेवलपमेंट के लिए या फिर कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। इज इट ओके? Moving to the next topic, main branches of anthropology, their scope and relevance. क्वेश्चन हमारा वो itself says कि scope and relevance। तो हमने ये फ्रांस बॉयज़ की जो 4-fold क्लासिफिकेशन ली है, तो इसमें आप सबसे पहले लिखोगे इंट्रो, ठीक है। उसके बाद कि ये कैसे डेवलप हुआ, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कैसे डेवलप हुई, मतलब दैट मीन्स ओरिजिन और उसका इवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि स्कोप क्या है इसका। इसके बाद आप लिखोगे कि मेथडोलॉजी क्या क्या यूज़ करते हैं हम इसके लिए। आप ये सब टॉपिक्स लिखने वाले हो आप अलग अलग, ठीक है। आप डिफरेंट केस स्टडीज़ लिखोगे कि हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे यूज़ किया हुआ है, जस्ट छोटा सा जस्ट, ठीक है। उसके बाद आप रिलेवेंस लिखोगे लास्ट में, प्रेजेंट में। और जो ये सब लिखने वाले हैं, आप जो अलग करने वाले हो वो आप लिखोगे कि हाउ अब सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इवॉल्व होके किस फील्ड में आ रही है, कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को कैसे हमने अपडेट किया है, हमने आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को कैसे अपडेट किया है, क्या क्या नई नई चीज़ें हमने ऐड की हैं, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस एंथ्रोपोलॉजी पे, इस फील्ड पे। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हमने इसको हमने किसके साथ मर्ज किया है। फॉर एग्जाम्पल न्यू कॉन्सेप्ट आया है हमारा, एथनो आर्कियोलॉजिकल आया है, एथनो आर्कियोलॉजी आई है, उसको आप करो कि एथनो आर्कियोलॉजी आई है, ठीक है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, हमने न्यू एवेन्यूज़ कम्युनिकेशन के लिए, एक जो हमारा कम्युनिकेशन है, अब वो कम्युनिकेशन के लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसने कैसे इम्पैक्ट किया है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ साइन लैंग्वेज हैज़ बीन डिफ्रेंशिएटेड। सोशो कल्चरल, हाउ COVID-19 और पैंडेमिक लाइक सिचुएशंस हैव क्रिएटेड सोशल कल्चरल डिफरेंसेस, हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ इम्पैक्टेड ऑल दीज फील्ड्स। आप ये ज़रूर मेंशन करोगे, ये ज़रूर नोट बनाओगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी डाउट विद इन दी 24 आवर्स। एंड और आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू डू दैट। एंड मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप ज़रूर उन वीडियोस को ज़रूर देखना एंड इट विल हेल्प यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे काम करने के लिए। थैंक यू सो मच।